नमस्कार साथियों, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मित्रों, हम लोग जो है यहाँ पर व्याकरण शिक्षण विधियों को हम लोग देख रहे थे और हमारी जो है 7 विधियां हो चुकी थी। कितनी विधियां हो चुकी थी? 7 विधियां हो चुकी थी। और इसमें हमें देखना था यहाँ पर समवाय विधि। कौन सी विधि पे हम लोग चल रहे थे? समवाय विधि पर हम लोग चल रहे थे। चलिए देखते हैं आज समवाय विधि से देखते हैं आज। ये है आपकी समवाय विधि। 7वें नंबर की विधि है समवाय विधि। और व्याकरण शिक्षण में 7 विधियां हमने कंप्लीट कर ली है और आप लोगों को बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। और कह रहे बहुत सारे स्टूडेंट का मैसेज ये भी आया है कि सर थोड़ा सा जल्दी पढ़ाइए, थोड़ा जल्दी कर दीजिए सर, बहुत अच्छा मैटर आप दे रहे हो। तो ये सारे मैसेज जो है पॉजिटिव देते हैं साथियों। चलिए देखते हैं, आज का सेशन शुरू करते हैं इसी तरह से। देखो यहां पर है समवाय विधि। 7वें नंबर की विधि है समवाय विधि या संयोग विधि भी कह सकते हैं इसको, साहचर्य विधि भी इसको कहते हैं। समवाय कहो, संयोग कहो, साहचर्य कहो, एक ही बात है। इस विधि में क्या है? यह व्याकरण शिक्षण की अर्वाचीन विधि मानी जाती है। कौन सी विधि है ये? व्याकरण शिक्षण की अर्वाचीन विधि है। प्राचीन और अर्वाचीन दो तरह की विधियां होती है, प्राचीन अर्वाचीन। अर्वाचीन मतलब आधुनिक विधियां, ठीक है। तो समवाय विधि या संयोग विधि या फिर जो है साहचर्य विधि, कौन सी विधि मानी जाती है? अर्वाचीन विधि मानी जाती है। किसकी? व्याकरण शिक्षण के। इस बात पर ध्यान देना है। आगे है, इस विधि के अंतर्गत शिक्षक अलग से व्याकरण नहीं पढ़ाता है। याद रखना, समवाय या संयोग या साहचर्य, साहचर्य का मतलब होता है एक दूसरे को भी साथ में लेके चलना। कहने का मतलब यह है, तो दूसरे को साथ में लेकर चलना, इसका मतलब यह रहा कि इस विधि में जो अध्यापक होता है वो व्याकरण को क्या है, अलग से नहीं पढ़ाता है। सबसे मुख्य बात तो ये याद रखना है आपको। तो विधि का नाम क्या है? समवाय कहो, संयोग कहो, साहचर्य कहो, एक ही बात है। दूसरी बात यहां पर आपको याद रखनी है कि यह विधि एक अर्वाचीन विधि है। इस विधि में जो है अध्यापक व्याकरण को अलग से नहीं पढ़ाता है। ये चीजें आपको याद रखनी है। गद्य पद्य पाठ पढ़ाने के दौरान ही यदि व्याकरण से संबंधित कोई अंश आ जाता है एवं शिक्षक उसी समय उसके नियम का ज्ञान बालकों को करवा देता है तो वह संयोग, समवाय या साहचर्य विधि कहलाता है। तो एक ही बात समझने वाली यही है कि अगर गद्य पढ़ा रहा है, पद्य पढ़ा रहा है, वहां पर व्याकरण का कोई भी ऐसा पाठ अगर आ जाए और उस गद्य पद्य के साथ ही पढ़ाने के साथ ही अगर व्याकरण को समझा दिया जाए तो वही विधि साहचर्य या संयोग या समवाय विधि कहलाती है। यहां तक बात समझ में आ गई? चलिए आगे देखते हैं इस विधि के क्या नियम हैं। जैसे आई एम टू गो होम, मैं घर जाता हूं, मैं घर जा रहा हूं, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना पड़ता है। तो क्या नियम है? अब ये नियम इसने यही समझा दिया। क्या समझा दिया? कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ना है, नी है, ने है, इस तरह से उसने सारी बातें बता दी यहाँ पर। फिर यहाँ पर सब्जेक्ट, वाज, वर्ब प्लस टू, ये सारी चीजें एक साथ, वो सारी चीजें यहाँ पर समझा रहा है। उसने नियम समझा दिए, यानी कि पढ़ाते वक्त ही उसने नियमों को भी समझा दिया, व्याकरण को भी यहाँ पर समझा दिया है। फिर आगे बात करेंगे। इस प्रकार इस विधि के प्रयोग से बालक न तो व्याकरण का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं, साथ ही पढ़ाए जा रहे पाठ का जो रस या आनंद है वो भी समाप्त हो जाता है। अगर आप गद्य पद्य पढ़ा रहे हो और व्याकरण को भी उसमें ही पढ़ा रहे हो तो इसमें बालक को कोई फायदा नहीं होता, बालक इसमें कोई आनंद प्राप्त नहीं करता है, वो उसके एक तरह से खींचड़ी पक जाती है उसके लिए। ठीक है, आगे देखो। यह विधि आधुनिक शिक्षा के निम्नलिखित 4 सिद्धांतों पर कार्य करती है। जो समवाय विधि है या संयोग विधि है, यह विधि आधुनिक शिक्षा के जो 4 जो है यहाँ पर सिद्धांत है उन पर यह विधि कार्य करती है। वो 4 सिद्धांत कौन कौन से हैं? देखते हैं यहाँ पर 4 सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो ये 4 सिद्धांत, सबसे पहला सिद्धांत हर्बर्ट स्पेंसर का सिद्धांत है, सहसंबंध का सिद्धांत। ये याद रखना भाई इस चीज को। कौन सा सिद्धांत है?
पहला सिद्धांत तो कौन सा है? सहसंबंध का सिद्धांत, यानी कि गद्य पद्य के साथ ही व्याकरण को आप लोग पढ़ा रहे हो तो सहसंबंध का सिद्धांत हुआ। और सहसंबंध का सिद्धांत किसने दिया था? हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों के लिए। सहसंबंध का सिद्धांत किसका है? हर्बर्ट स्पेंसर का है। संयोग साहचर्य विधि जो है, समवाय विधि है, वो इस सिद्धांत पर कार्य करती है। 4 सिद्धांतों पर कार्य करती है। एक तो सहसंबंध का सिद्धांत, सामंजस्यकरण का सिद्धांत, केंद्रीय शिक्षा का सिद्धांत, बुनियादी शिक्षा का सिद्धांत। ये 4 सिद्धांत हैं और इन चारों सिद्धांत को देने वाले भी ये हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये याद रखने हैं कि समवाय विधि या साहचर्य विधि या संयोग विधि कितने सिद्धांतों पर कार्य करती है? 4 सिद्धांतों पर कार्य करती है। और 4 सिद्धांत कौन कौन से हैं ये नाम भी आपको पता होने चाहिए और इनके जन्मदाता भी। तो जॉन डेवी है, जॉन डेवी का कौन सा है? सामंजस्यकरण का सिद्धांत है। फ्रोबेल का जीवन केंद्रीकरण शिक्षा का सिद्धांत है। और महात्मा गांधी का है बुनियादी शिक्षा का सिद्धांत। जहां बुनियादी आ जाए वहां महात्मा गांधी लगाना है, लगाना है। केंद्रीय आ जाए वहां फ्रोबेल लगाना है। सामंजस्य आ जाए वहां जॉन डेवी लगाना है। ठीक है, याद हो जाएगा। तो संयोग समवाय विधि जो है 4 सिद्धांतों पर कार्य करती है। कौन कौन सा सिद्धांत है? सहसंबंध का सिद्धांत, सामंजस्यकरण का सिद्धांत, केंद्रीय शिक्षा का सिद्धांत और बुनियादी शिक्षा का सिद्धांत। याद हो जाना चाहिए आप लोगों को। किस किसने दिया है? सहसंबंध का सिद्धांत हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया, सामंजस्यकरण का सिद्धांत जॉन डेवी ने दिया, केंद्रीय शिक्षा का सिद्धांत फ्रोबेल ने दिया, बुनियादी शिक्षा का सिद्धांत किसने दिया? महात्मा गांधी ने दिया है। अब अगली शिक्षण विधि आती है व्याकरण में ही, अर्थ अवबोध या वाद विवाद विधि। कौन सी विधि है? अर्थ 8वें नंबर की विधि है। अर्थ अवबोध या वाद विवाद विधि बहुत अच्छी विधि है। अर्थ अवबोध यानी कि अर्थ को समझना या फिर वाद विवाद, दोनों एक ही बात है। अर्थ अवबोध विधि या वाद विवाद विधि, कैसे भी आप इसका नाम ले सकते हैं। चलिए यहां पर देखिए इसके अंदर, तो याद रखना साथियों, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है भाई। फिर ये मत कहना कि सर ये तो समझ में नहीं आया, यहाँ से मैंने नोट्स ही नहीं बनाए थे, सर ये तो कैसे हो गया। तो ये तो देखो आपको नोट्स बनाने ही बनाने हैं। चलिए देखते हैं। अवबोधन का शाब्दिक अर्थ होता है समझना। मैंने आपको पहले ही बता दिया। अर्थ अवबोध यानी कि अर्थ को समझना या फिर वाद विवाद, दोनों बातें एक ही है। ठीक है, तो अवबोधन का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? समझना होता है। अर्थात इस विधि के अंतर्गत बालक सूत्रों को रटने की अपेक्षा उसके सही अर्थ को समझने का प्रयास करता है। इस विधि में बालक जो है सूत्रों को नहीं रटता है, वो उसके अर्थ को उसको समझने का प्रयास यहाँ पर करता हुआ बताया गया है। आगे देखते हैं। कोई अर्थ समझने में नहीं आने पर वह अपने साथियों अथवा शिक्षक से परिचर्चा भी कर सकता है, क्योंकि वाद विवाद नाम है ना। अगर उसे कोई अर्थ समझ में नहीं आया तो वो अपने साथियों से भी क्या कर सकता है? परिचर्चा, माने उनसे पूछ सकता है। फिर आगे बात करेंगे यहाँ पर, इस विधि के प्रयोग से बालकों में तर्क एवं चिंतन की शक्ति, ये याद रखना भाई, इस विधि के प्रयोग से बालकों में, कौन सी विधि? अर्थ अवबोधन या वाद विवाद जो विधि है, इस विधि के प्रयोग से बालकों में तर्क एवं चिंतन की शक्ति का विकास होता है। तो ये सबसे अच्छा पॉइंट है। जो अर्थ अवबोधन विधि है या फिर वाद विवाद विधि है, उसमें बालकों में किस चीज का विकास सबसे ज्यादा होता है? तर्क का विकास सबसे ज्यादा होता है, चिंतन का विकास सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब इस विधि में। आगे लिखा हुआ है यास्क। यहां पर यास्क ने क्या कहा है? यास्क ने स्वरचित निरुक्त ग्रंथ में अर्थ को समझने के लिए शब्दों का स्पष्टीकरण किया है। यास्क क्या कहते हैं कि अर्थ को समझने के लिए क्या करना चाहिए? शब्दों का स्पष्टीकरण होना चाहिए। पतंजलि ने क्या कहा? पतंजलि के द्वारा भी अर्थ को कंठस्थीकरण करने पर बल दिया है। पतंजलि भी ये कहते हैं कि अगर अर्थ को समझना है तो अर्थ को कंठस्थीकरण आपको करना जरूरी है। तो यास्क ने कहा है कि शब्दों का स्पष्टीकरण होना चाहिए। पतंजलि कहते हैं कि अर्थ को कंठस्थीकरण करने पर बल दिया है। और पाणिनि यहाँ पर क्या कहते हैं? पाणिनि ने भी अनेक ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जो अर्थ अवबोधन से संबंधित थे। जैसे अब उन्होंने, पाणिनि ने कौन कौन से शब्दों पर किया है जो अर्थ अवबोधन से संबंधित यहाँ पर रहे हैं? तो कौन कौन से थे? सबसे पहला था प्राकथन। कौन सा था? प्राकथन। इस तरह से प्राकथन, ये है प्राकथन। तो देखो प्राकथन क्या है? इसका अर्थ होता है त्वरित स्फुरित। त्वरित स्फुरित। प्राकथन का मतलब क्या होता है?
त्वरित स्फुरित विषय का मौखिक निरूपण करना। इनका मतलब यह है कि कोई भी जो है गद्यांश है पद्यांश है उनको आप स्पीड से पढ़ रहे हो, त्वरित स्फुरित कर रहे हो, तीव्र गति से पढ़ रहे हो, लेकिन वो यूं कह रहे हैं कि मौखिक निरूपण करना बहुत जरूरी है, यानी कि बोलना बहुत जरूरी है, ऐसा वो यहां पर कह रहे हैं। ठीक है, प्राकथन तभी संभव होता है जब छात्र विषय को पूर्णतया समझता है। उन्होंने कहा है कि प्राकथन जो होता है वो तभी संभव है जब छात्र उस विषय को पूर्णतः समझ जाता है। नंबर 2 पे इन्होंने कहा है भाषण। भाषण क्या है? विषय का सम्यक स्पष्टीकरण करना भाषण कहलाता है। विषय कोई भी विषय है, कोई भी विषय दिया हुआ है, उसका समान रूप से स्पष्टीकरण अगर आप कर रहे हो तो फिर ये भाषण है, यानी कि किसी भी विषय को स्पष्ट कर रहे हो अपने बोल करके, तो वो भाषण आपका कहला जाएगा। फिर इसमें फिर आगे तीसरे नंबर पर इन्होंने क्या दिया है? सम्यक बोध। सम्यक बोध क्या है? विषय वस्तु का पूर्ण रूप, विषय वस्तु का पूर्ण रूपेण अर्थ सहित ज्ञान प्रदान करना। कोई भी विषय वस्तु है या कोई भी विषय है, अगर आप उसको अर्थ के साथ ज्ञान प्रदान कर रहे हो तो वो सम्यक बोधन कहलाएगा आपका। तो याद हो गया, प्राकथन क्या होता है? मौखिक रूप से उस बात को बताना। फिर भाषण क्या हो गया? किसी विषय को स्पष्ट करना। फिर सम्यक बोध क्या हो गया? उस विषय वस्तु का पूर्ण रूप से अर्थ सहित क्या कर रहे हो आप? अर्थ सहित ज्ञान प्रदान कर रहे हो, तो फिर वो सम्यक बोध हो जाता है। और चौथे नंबर पर इन्होंने कुछ बताया क्या? देखिए, यहां तक तो समझ में आ गया होगा आप लोगों के। अब आगे देखिए, अगला है प्रतिश्रवण। अगला क्या है? प्रतिश्रवण। प्रतिश्रवण में क्या है? फोर्थ नंबर पर प्रतिश्रवण। प्रतिश्रवण क्या है? किसी ज्ञान चर्चा का श्रवण या सुनना एवं श्रावण यानी कि सुनाना ही प्रतिश्रवण कहलाता है। प्रतिश्रवण मतलब किसी भी ज्ञान पर चर्चा करना या चर्चा करके उसे सुनाना या फिर सुनना, यह क्या कहलाता है? प्रतिश्रवण कहलाता है। प्रतिश्रवण कहलाता है। पांचवा फिर क्या है? जिज्ञासा वृत्ति। जिज्ञासा वृत्ति क्या है? किसी भी वस्तु के ज्ञान की सतत इच्छा ही जिज्ञासा वृत्ति कहलाती है। कोई भी वस्तु है, उसके ज्ञान को प्राप्त करने की जो हमारी सतत यानी कि लगातार जो इच्छा हमारी जागृत हो रही है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? जिज्ञासा वृत्ति कहेंगे। लिखा हुआ है ना, किसी भी वस्तु के ज्ञान की सतत इच्छा, लगातार जो इच्छा हो रही है, उसको ही हम क्या कहते हैं? जिज्ञासा वृत्ति कहते हैं साथियों। तो ये सबसे मुख्य बात है भाई, यहाँ पर ये सबसे मुख्य बात है कि जो हमारे पाणिनि थे, उन्होंने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जो अर्थ को समझाने के लिए प्रकट होते हैं। तो पहला तो उन्होंने प्राकथन बताया, फिर भाषण, फिर सम्यक बोध बताया उन्होंने, और इसके बाद में उन्होंने प्रतिश्रवण कहा, फिर जिज्ञासा वृत्ति की बात उन्होंने करी है। आगे बात करते हैं, उपयुक्त पांचों तत्व वाद विवाद पद्धति। जो पांचों के पांचों जो तत्व दिए हैं पाणिनि ने, ये वाद विवाद पद्धति के घोतक हैं भाई, याद रखना इस बात को। फिर आगे कहते हैं, इस प्रकार रटे बिना केवल समझकर व्याकरण सीखना ही अर्थ अवबोध है। अगर आप किसी भी चीज को नहीं रट रहे हो और समझ करके व्याकरण सीख रहे हो, तो फिर यही अर्थ अवबोधन है या फिर वाद विवाद विधि कहलाती है। तो बिना रटे व्याकरण को सीखना ही अर्थ अवबोधन वाली बात आ जाती है यहाँ पर। ठीक है, आगे देखते हैं। अब 9वें नंबर की विधि आ जाती है हमारी, वो है अन्वय व्यतिरेक विधि। कौन सी विधि है? अन्वय व्यतिरेक विधि। ये भी बहुत अच्छी विधि है और यहां से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। 9वीं विधि है अन्वय व्यतिरेक विधि। टॉपिक डाल लेना, अन्वय व्यतिरेक विधि। इसमें क्या चीज है? अन्वय व्यतिरेक विधि में क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं? देखो, इस विधि को प्रकृति प्रत्यय विधि भी कहते हैं। देखो, ये नाम आया था एक बार पेपर में, अन्वय व्यतिरेक विधि का दूसरा नाम क्या है? प्रकृति प्रत्यय विधि। प्रकृति प्रत्यय विधि भी इस विधि को कहते हैं। ये नाम भी बहुत बार आ चुका है, के नाम से भी जाना जाता है। आगे है, व्याकरण पढ़ाते समय जब कोई शिक्षक बालकों को शब्द की व्युत्पत्ति अर्थात रचना, उपसर्ग, धातु, मूल शब्द, प्रत्यय इत्यादि का ज्ञान करवाता है, तो वो अन्वय व्यतिरेक विधि कहलाती है। जब भी कोई भी शिक्षक है, अगर वो बालकों को, जैसे कोई भी शब्द है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, या फिर उसमें कौन सा उपसर्ग है, उसमें कौन सी धातु है, इसमें कौन सा मूल शब्द है, कौन सा प्रत्यय है, इन सभी का ज्ञान अगर वो करवाता है,
अध्यापक विद्यार्थियों को इन सभी का ज्ञान करवाता है, तो फिर इस विधि को हम कहते हैं अन्वय व्यतिरेक विधि। इस विधि को क्या कहते हैं? अन्वय व्यतिरेक विधि कहते हैं साथियों। फिर आगे बात करिए। अब आगे यहां पर इसी तरह से व्याकरण शिक्षण के लिए इस विधि का अलग से स्वतंत्र प्रयोग नहीं करके अन्य विधियों के साथ जोड़कर संयोगात्मक रूप में ही किया जाता है। इस विधि के बारे में कहा गया है कि इस विधि का प्रयोग व्याकरण शिक्षण में अलग से नहीं किया जाता, अन्य विधियों के साथ जोड़ करके ही संयोगात्मक रूप से इस विधि का उपयोग किया जाता है। चलिए, मैं दूर इसलिए हट जाता हूं ताकि आप लिखोगे तो फिर आपको समस्या नहीं आएगी। आगे बात करते हैं इसी क्रम में। फिर यहां पर लिखा हुआ है व्यतिरेक विधि। व्यतिरेक विधि में दो भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन भी करवाया जाता है। यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है भाई। ऐसी व्यतिरेक विधि ऐसी विधि है जिसमें दो भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन हम लोग करते हैं। तुलनात्मक अध्ययन करने वाली विधि, दो भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन करने वाली विधि कौन सी विधि है? व्यतिरेक विधि है। याद रखना, व्यतिरेक विधि में दो भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन भी करवाया जाता है और इस विधि में मातृभाषा और सीखी जाने वाली द्वितीय भाषा दोनों का भाषा वैज्ञानिक विशेषण प्रस्तुत किया जाता है। इंपॉर्टेंट बात है भाई, याद रखना, मातृभाषा तो इसमें साथ में रहती है, लेकिन जो सीखी जाने वाली द्वितीय भाषा है दोनों का भाषा वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया जाता है। ये चीज आपको याद रखनी है। फिर आगे कहा गया है इसके अनुसार भाषाई कौशलों का अर्जन और अभ्यास अधिक उपयोगी माना जाता है। तो इसके अनुसार हमें क्या प्राप्त हो जाता है? भाषाई कौशलों को ज्ञान हमें प्राप्त हो जाता है, अभ्यास हमें प्राप्त हो जाता है और भाषाई कौशलों का अर्जन और अभ्यास दोनों ही इसके लिए उपयोगी माने गए हैं इस विधि के लिए। ठीक है, यहां तक कोई समस्या मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। यहां तक हम लोगों ने कर लिया है। आगे देखिए अब तो भाषा व्यतिरेक विधि हमारी चल रही थी, वो खत्म हो गई है। अब अगली विधि है 10वें नंबर की, वो है हमारी पाठ्य पुस्तक विधि, जिसको सुग्गा विधि भी कहते हैं, जिसको सुग्गा पद्धति भी कहते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। 10वें नंबर की विधि है व्याकरण शिक्षण में पाठ्य पुस्तक विधि, जिसको सुग्गा विधि या सुग्गा पद्धति भी कहा जाता है। तो याद रखना, सुग्गा विधि या फिर पाठ्य पुस्तक विधि का दूसरा नाम क्या है? सुग्गा विधि भी हम इसको कहते हैं। भैया याद रखना, ये नाम भी पूछ लिए जाते हैं, कभी कभी याद हो जाने चाहिए। चलिए हम लोग पढ़ते हैं इसी क्रम में। देखो, यह विधि व्याकरण शिक्षण की अर्वाचीन विधियों में शामिल की जाती है। यह विधि कौन सी विधियों में आती है? अर्वाचीन विधियों में आती है। पहली बात तो ये हो गई। फिर आगे है इसे तू पढ़ विधि भी कहा जाता है। सुग्गा पाठ्य पुस्तक विधि को सुग्गा विधि तो कहते हैं, लेकिन तू पढ़ विधि भी इसको कहते हैं ना। प्रत्येक कक्षा में संस्कृत हिंदी भाषा के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तकों में प्रत्येक पाठ के अंत में अथवा पुस्तक के अंत में भाषिक सामग्री दी हुई होती है। भाषिक सामग्री दी हुई होती है। इस भाषिक सामग्री में व्याकरण से संबंधित बिंदु होते हैं, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द रूप, धातु रूप इत्यादि, अथवा प्रश्न दिए हुए जाते हैं, दिए हुए होते हैं। ये भी बात हमें पता है। आगे फिर देखते हैं इस विधि के लिए। आगे है, जब कोई शिक्षक उक्त भाषिक सामग्री के आधार पर व्याकरण का ज्ञान करवाता है तो वह पाठ्य पुस्तक विधि कहलाती है। भैया इसमें यह कहा गया है कि अगर पाठ्य पुस्तक के पीछे कोई भी प्रत्यय, उपसर्ग, धातु कुछ भी दिया हुआ है और अगर वो इसमें बताया गया है कि जब कोई शिक्षक उक्त भाषिक सामग्री, कोई भी भाषिक सामग्री अगर वहां पर दी हुई है आपको और उस भाषिक सामग्री के आधार पर व्याकरण का ज्ञान भी अगर कोई शिक्षक करवा रहा है तो फिर उसे ही हम लोग पाठ्य पुस्तक विधि कहेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब यह हुआ कि पाठ्य पुस्तक के पीछे अगर कोई भी सामग्री दी हुई है, धातु रूप या फिर आपका प्रत्यय, उपसर्ग कुछ भी दिया हुआ है और उस भाषिक सामग्री के आधार पर ही अगर कोई भी व्याकरण का ज्ञान कोई भी शिक्षक करवा रहा है तो फिर उसे पाठ्य पुस्तक विधि या सुग्गा विधि या तू पढ़ विधि भी कहते हैं। आगे है, इस विधि के प्रयोग से बालकों को संपूर्ण व्याकरण का ज्ञान प्राप्त नहीं होता है।
पाठ्य पुस्तक विधि से या सुग्गा विधि से या सुग्गा पद्धति से बालकों को जो है संपूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। इस बात के लिए भी आपको ध्यान रखना है। सीमित ज्ञान ही प्राप्त होता है, जिसके कारण यह विधि भी व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती। याद हो जाना चाहिए, जो पाठ्य पुस्तक विधि है उसमें व्याकरण का ज्ञान जो है प्राप्त नहीं होता, संपूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं होता, एक सीमित ज्ञान प्राप्त होता है और इस विधि को भी व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता। ठीक है, आगे बात करेंगे अब हम लोग। आरंभ में इस विधि का प्रयोग अंग्रेजी व्याकरण शिक्षण के लिए किया गया था। अंग्रेजी में इस विधि के प्रतिपादक कमेनियस माने जाते हैं। याद हो जाएगा ये इस बात को याद रखना भाई। आरंभ में जो है इस पाठ्य पुस्तक विधि का जो प्रयोग है वो अंग्रेजी व्याकरण शिक्षण के लिए किया गया था और अंग्रेजी में जो पाठ्य पुस्तक विधि है उसके प्रतिपादक यहाँ पर किसको माना जाता है? कमेनियस को माना जाता है, कमेनियस को माना जाता है। फिर आगे पढ़ते हैं। संस्कृत व्याकरण में इस विधि का प्रयोग जो है सबसे पहले किसने किया था? डॉक्टर वेस्ट के द्वारा किया गया था। याद रखना, संस्कृत व्याकरण में पाठ्य पुस्तक विधि का सबसे पहले प्रयोग, अंग्रेजी में सबसे पहले प्रयोग किसने किया? कमेनियस ने किया। संस्कृत व्याकरण में सबसे पहले प्रयोग पाठ्य पुस्तक विधि का किसने किया? डॉक्टर वेस्ट के द्वारा किया गया था, जिसके कारण संस्कृत में डॉक्टर वेस्ट इसके जनक माने जाते हैं। संस्कृत से ही धीरे धीरे हिंदी में इसका प्रयोग होने लग गया था। तो यह विधि जो है संस्कृत से हमारे पास आई है। इस विधि यह विधि भी रटने पर अधिक बल देती है, जिसके कारण यह विधि भी रटने पर अधिक बल देती है, जिसके कारण इस विधि को भी सुग्गा विधि भी कहा जाता है। तो याद हो गया, रटने पर अधिक बल देने के कारण इस विधि का नाम फिर हमने क्या रख दिया? सुग्गा विधि रख दिया है भैया। याद हो जाना चाहिए, अधिक रटने पर बल देने के कारण इस विधि का नाम अर्थात पाठ्य पुस्तक विधि का नाम फिर हमने क्या रख दिया? सुग्गा विधि रख दिया है। आगे देखिए अब पाठ्य पुस्तक विधि हमारी चल रही है, इसमें अब विधि हमारी आती है व्याख्या विधि। अगली विधि कौन सी? 11 नंबर पर व्याख्या विधि है। और व्याख्या विधि तो आप सबको पता है कि अभी जोरों शोरों से जो भी टीचर पढ़ाते हैं, यानी कि लैंग्वेज सब्जेक्ट जो हिंदी है, उर्दू है या इंग्लिश है, कुछ भी है, व्याख्या विधि को सबसे ज्यादा यूज में करते हैं, ये आपको पता है। तो व्याख्या विधि क्या है इस लिख लीजिए। इस विधि को व्याख्यान विधि भी कहते हैं। व्याख्या विधि को हम लोग व्याख्यान विधि भी कहते हैं। और आगे है, इस विधि के अंतर्गत शिक्षक भाषण यानी कि वाचन के माध्यम से अपना शिक्षण कार्य करवाता है, जिसके कारण इस विधि को प्रवचन विधि भी कहा जाता है। मतलब आपने देखा होगा जो भी टीचर है वो इस विधि के माध्यम से जब पढ़ा रहा होता है तो वो अधिकतर प्रवचन या भाषण ही करता रहता है, इसलिए इस विधि को प्रवचन विधि के नाम से भी जाना जाता है। याद रह जाएगा। आगे फिर देखिए, इस शिक्षक कक्षा कक्ष में आते ही अपनी विषय वस्तु से संबंधित भाषण देना आरंभ कर देता है एवं छात्र उसे ध्यान पूर्वक सुनते रहते हैं। यही चलता रहता है। फिर आगे देखो, इस विधि में शिक्षक ही शिक्षण का केंद्र बिंदु होता है। सबसे मुख्य बात तो यह है कि जो व्याख्या विधि होती है या व्याख्यान विधि होती है या प्रवचन विधि होती है, उसमें केंद्र बिंदु सबसे ज्यादा कौन होता है? वो शिक्षक ही होता है, जिसके कारण इस विधि को शिक्षक या अध्यापक केंद्रित विधि भी कहा जाता है भैया, ये भी याद रखना। यानी कि व्याख्यान विधि या व्याख्या विधि जो है वो शिक्षक या अध्यापक केंद्रित विधि मानी जाती है। फिर आगे देखिए, अगला पॉइंट आता है, यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, शिक्षक के दृष्टिकोण से ये एक श्रेष्ठ विधि मानी जाती है। अगर शिक्षक के दृष्टिकोण से हम बात करें तो एक सबसे श्रेष्ठ विधि मानी जाती है, क्योंकि इस विधि से शिक्षक कम समय में भी अधिक विषय वस्तु को पढ़ा सकता है एवं एक साथ अधिक संख्या में छात्रों को शिक्षण कार्य करवा सकता है। तो शिक्षक की दृष्टि से तो बहुत बेस्ट है, क्योंकि एक साथ बहुत सारे स्टूडेंट को पढ़ा सकता है और कम समय में ज्यादा विषय वस्तु को पढ़ा सकता है। इसलिए कहा गया है कि ये विधि अध्यापक केंद्रित विधि है। छात्रों के दृष्टिकोण से ये विधि अच्छी नहीं मानी जाती है, क्योंकि इस विधि में वे निष्क्रिय श्रोता मात्र बनकर के रह जाते हैं। तो ये विधि अगर छात्रों के दृष्टिकोण से कहें तो ये विधि छात्रों के दृष्टिकोण से सही नहीं मानी जाती, क्योंकि इसमें केवल श्रोता मात्र, और वो भी कौन से? निष्क्रिय श्रोता मात्र बनकर के रह जाते हैं। तो इस विधि को हम छात्र केंद्रित विधि न करके कौन सी विधि कहते हैं? अध्यापक या शिक्षक केंद्रित विधि कहते हैं। अगली आती है यहां पर बाइंडिंग एवं बाइंडिंग। बाइंडिंग एवं बाइंडिंग क्या कहते हैं?
ये बहुत बड़े राइटर, बहुत बड़े विद्वान रहे हैं। बाइनिंग और बाइनिंग महोदय के अनुसार उच्च स्तर पर शिक्षण यानी कि गद्य पद्य व्याकरण इत्यादि के लिए यह सर्वाधिक उपयुक्त विधि मानी जाती है। बाइनिंग के अनुसार तो यह है कि यह विधि जो है उच्च स्तर के लिए व्याकरण का शिक्षण कराने के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि मानी गई है, सर्वाधिक उपयुक्त विधि मानी जाती है। व्याकरण शिक्षण में इस विधि का प्रयोग करते समय शिक्षक निम्न चार चरणों से गुजरना पड़ता है। जब भी व्याकरण शिक्षण का वो करेगा अध्यापक और इस विधि का प्रयोग करेगा तो 4 चरणों से उस अध्यापक को गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले तो कौन सा चरण आता है यहाँ पर? सबसे पहले आता है पहले नंबर पर चर्चा। इसके अंतर्गत शिक्षक पढ़ाए जा रहे सूत्र का विग्रह या विश्लेषण करता है। अगर वहां पर अध्यापक के द्वारा कोई भी चीज पढ़ाई जा रही है तो सबसे पहले वो क्या करेगा? चर्चा करेगा। चर्चा का मतलब होता है कि जो भी वो पढ़ा रहा है या कोई भी सूत्र पढ़ा रहा है तो वो क्या करेगा? वहां पर पढ़ाए जा रहे सूत्र का विग्रह करेगा, उसको समझाएगा या फिर उसका विश्लेषण करेगा, उसके टुकड़े करेगा। जिस तरह से उदाहरण से समझते हैं, एक सूत्र है एचो अ याव, एचो अ याव, तो फिर इसका विश्लेषण किया उसने एच अ औ आय आव, इस तरह से। फिर यहां पर उसने कर दिया कि भाई इससे ये बना, इससे ये बना, इससे बना, इससे बना, इस तरह से पूरा विश्लेषण उसने कर दिया। इसका मतलब जो 4 चरण होते हैं व्याकरण विधि, सॉरी पाठ्य पुस्तक विधि में जो शिक्षक अपनाता है, सबसे पहला होता है चर्चा। इसके बाद में आगे क्या होता है? चर्चा के बाद में क्या होगा? चर्चा के बाद में जो अगला चरण आता है, चर्चा के बाद में जो अगला चरण आता है वो हमारा आता है यहां पर उदाहरण। पहले उसने चर्चा करी उस सूत्र पर, अब चर्चा करने के बाद में क्या करेगा? वो उदाहरण देगा। तो यहां पर उसने दूसरा चरण आ गया उसका उदाहरण। उदाहरण में इसके अंतर्गत उस सूत्र से संबंधित उदाहरण प्रस्तुत करता है, जैसे चे प्लस अनम, फिर हो प्लस अनम, फिर ने प्लस अक। तो इस तरह से उसने फिर यहां पर उदाहरण दे दिए। तो च, यहां से च, फिर अ, फिर अनम, तो च प्लस अ, फिर ए का अ बन गया, फिर अ यहां से ले लिया, फिर नम, फिर तो चनम बन गया। इस तरह से ये उसने फिर जो पहले सूत्र बताया था उन सूत्रों को उदाहरण के माध्यम से उसने समझा दिया। तो पहला चरण चर्चा, दूसरा चरण क्या है? उदाहरण है। ठीक है, इसके बाद में उसने उदाहरण दे दिया। इसके बाद में क्या करेगा? प्रत्युत उदाहरण, यानी कि उदाहरण के बाद में फिर उदाहरण, यानी कि तीसरा चरण यहां पर क्या आ जाता है? उदाहरण के बाद में प्रत्यु उदाहरण। इसके अंतर्गत शिक्षक उस सूत्र से संबंधित कुछ अन्य उदाहरण प्रस्तुत करता है। यानी कि पहले तो उसने उदाहरण देकर के उन बच्चों को समझा दिया, जो पहले हमने सूत्र पढ़ा था वो इन उदाहरणों से आप लोग समझ लीजिए, उदाहरण दे के समझा दिया, लेकिन फिर प्रति उदाहरण, फिर वो उदाहरण वो उनको देता है ताकि वो बच्चे कर पाए। इसके बाद में चौथे नंबर पर बात आ जाती है। चौथे नंबर पर क्या बात आती है? वाक्य अध्याहार। वाक्य अध्याय, यदि पढ़ाए जा रहे सूत्र से संबंधित कोई शब्द यानी कि पूर्व यानी कि पीछे पठित सूत्रों से लिया जाता है या लिया जाना है तो उसे वाक्य अध्याहार कहा जाता है। अगर आपने कोई भी चीज पढ़ाई है और उन सूत्रों से ही आप वापस ले रहे हो तो उसे कहा जाएगा वाक्य अध्याहार। तो सबसे पहले क्या किया? उसने चर्चा करी, फिर उसने उदाहरण दिया, फिर उसके बाद में प्रत्यु उदाहरण दिया, उसके बाद में वाक्य अध्याहार, फिर यानी कि वाक्य का अध्ययन करके उसको पचा जाना, ये वाली बात है। ठीक है, आगे बात करेंगे। अब यहां पर सचुत्व संधि है, यानी कि फिर इसमें कहा इस्तो सचुना सचु है, फिर सष्टुत्व संधि है, सष्टुना सष्टु है। तो ये वाक्य अध्याहार है, यानी कि वैसे के वैसी चीजों को वापस बता देना। अध्याहार करने पर सष्टुत्व संधि का सूत्र इस्तो सष्टुना सष्टु इस तरह से हो गया। व्याख्या या व्याख्यान विधि के प्रमुख पद या चरण या सोपान कौन कौन से होते हैं, अब यहां पर देखिए। अब हम लोगों ने पढ़ा व्याख्या विधि क्या होती है, व्याख्यान विधि क्या होती है, केंद्रित होती है, अध्यापक केंद्रित विधि है व्याख्या विधि। तो यहाँ पर देखो व्याख्या व्याख्यान विधि के प्रमुख पद कौन कौन से होते हैं, चरण कौन कौन से होते हैं, सोपान कौन कौन से होते हैं, किस विधि के? व्याख्या या व्याख्यान विधि के। व्याकरण शिक्षण के अलावा गद्य शिक्षण या पद्य शिक्षण या नाटक शिक्षण इत्यादि में भी व्याख्या विधि का प्रयोग किया जाता है। वहां इस विधि का प्रयोग करते समय एक शिक्षक को निम्न 5 चरणों से गुजरना पड़ता है। अगर व्याकरण शिक्षण में हम इस विधि का प्रयोग कर रहे हैं तो 4 चरण या 4 सोपान व्याख्यान विधि में होते हैं। और कौन कौन से चरणों से गुजरना पड़ता है उसे हम देखते हैं, कौन कौन से सोपान होते हैं व्याख्या या व्याख्यान विधि के। तो सारी चीजें हम लोग यहां पर देख रहे हैं। देखो ये होते हैं भाई साहब, कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला नंबर आता है आपका प्रकरण या विषय वस्तु का निर्धारण करना। अगर आप व्याख्या विधि
को यूज कर रहे हो क्लास के अंदर, तो सबसे पहले क्या करोगे, प्रकरण या विषय वस्तु का निर्धारण करोगे कि मुझे पढ़ाना क्या है। उसके बाद में फिर आपने क्या किया, दूसरे नंबर पर व्याख्या की योजना बनाना। अब फिर आप क्या करोगे कि अब मुझे इसकी व्याख्या कैसे करनी है, तो फिर आप व्याख्या की योजना बनाओगे। तो व्याख्या की योजना में क्या क्या यूज करोगे, पूर्व ज्ञान का निर्धारण करोगे, उद्देश्यों का निर्धारण करोगे, विषय वस्तु की रूपरेखा तैयार करोगे, फिर उदाहरणों के लिए आपको रूपरेखा तैयार करनी है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, यहां पर इस बात को ध्यान रखना। सबसे पहले आप क्या करोगे, विषय वस्तु का निर्धारण कर लिया आपने। विषय वस्तु का निर्धारण करने के बाद में यहां पर विषय वस्तु का आप निर्धारण कर ही रहे हो, तो विषय वस्तु का निर्धारण करने के बाद में आपने क्या किया, देखो अब विषय वस्तु का निर्धारण आपने कर लिया, सारी बातें हो गई। तो विषय वस्तु का निर्धारण करने के बाद में व्याख्या की योजना बनाओगे कि इसकी व्याख्या करनी कैसे है। तो व्याख्या की योजना आपने बनाए तो उसमें क्या क्या आपको बताना है। सबसे पहले पूर्व ज्ञान का निर्धारण, यानी कि उस जो पढ़ी हुई चीज है उसके बारे में उसको क्या पता है, ये आपको बताना है सबसे पहले। तो ये पूर्व ज्ञान का निर्धारण हो गया। फिर उसके बाद में उद्देश्यों का निर्धारण, यानी किस उद्देश्य से हम पढ़ा रहे हैं। फिर विषय वस्तु की रूपरेखा, फिर उदाहरणों के लिए स्थान आपको देना है। इसके बाद में तीसरा चरण आता है यहाँ पर प्रस्तुतिकरण, चौथा चरण आता है यहाँ पर सारांश, और पांचवा चरण आता है मूल्यांकन। तो याद रखना, सबसे पहले क्या है, प्रकरण, फिर क्या है, व्याख्या की योजना बनाना, फिर प्रस्तुतिकरण, सारांश और फिर मूल्यांकन। ये सारे चरण है व्याख्या विधि के, या सोपान है व्याख्या विधि के। याद हो जाएगा, यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगला है व्याख्या विधि के भेद। अब व्याख्या विधि के कौन कौन से भेद आते हैं, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। तो ये एक सूत्र दिया हुआ है, ये एक सूत्र है, इसमें व्याख्या विधि के पूरे भेद बताए गए हैं। तो पदच्छेद, पदार्थ उक्ति विग्रह, वाक्य योजना, अक्षेपाध समाधानम, व्याख्यान सट विधि स्मृत्यम। तो अर्थात ये कहा गया है कि व्याख्यान प्रमुख छह प्रकार के माने जाते हैं। तो व्याख्यान जो है प्रमुख कितने प्रकार के माने जाते हैं, 6 प्रकार के माने जाते हैं। वो कौन कौन से हैं, देखो यहां पर ये है 6 प्रकार के। जो ऊपर सूत्र पढ़ाया था ना, उसको हमने टुकड़ों में बांट दिया, और ये यही है। सबसे पहला है पदच्छेद, दूसरा फिर क्या है पदार्थ उक्ति, तीसरा फिर क्या है विग्रह, चौथा फिर क्या है वाक्य योजना, पांचवा फिर क्या है आक्षेप, और छठा क्या है समाधान। तो व्याख्या विधि के जो है इस तरह से जो 6 जो होते हैं प्रकार होते हैं, व्याख्यान के 6 प्रकार होते हैं। कौन कौन से हैं, पदच्छेद, पदार्थ उक्ति, विग्रह, वाक्य योजना, आक्षेप और समाधान। अब ये क्या क्या होते हैं, पदच्छेद का मतलब ये होता है कि उस पद को अलग अलग कर देना, वृद्धि, आत, ये जैसे सूत्र दिया हुआ है ना, इसको अलग अलग कर दिया, वृद्धि, आत और एच। फिर पदार्थ उक्ति क्या है, यहां वृद्धि शब्द संज्ञा है एवं आदचेत संधि है, ठीक है। इसके बाद में विग्रह क्या है, आत च एच च अनियो समाहार आदिच। फिर इसका हमने और भी विस्तार कर दिया। फिर वाक्य योजना क्या है, आत एच च वृद्धि संयम सया, फिर इसको हमने वाक्य में बदल दिया। फिर आक्षेप क्या है, इत्यत्र वृद्धि पूर्व पदम कथम प्रयुक्तम, फिर इसके ऊपर हमने कोई अन्य अर्थ बता दिया। समाधान क्या है, इत्यत्र वृद्धि मंगलार्थम। तो आप तो ये कुछ भी याद मत रखो जी, आप तो इनको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, ये सब बेकार है, इसको याद मत रखो। आप तो ये याद रखो कि व्याख्यान के 6 प्रकार होते हैं, पदच्छेद, पदार्थोक्ति, विग्रह, वाक्य योजना, आक्षेप और समाधान। बस ये याद रखना है, और कुछ भी याद आपको रखना नहीं है, ये लिखना भी नहीं है आपको, ठीक है। डॉक्टर ब्राउन महोदय के अनुसार, डॉक्टर ब्राउन महोदय के अनुसार क्या है, डॉक्टर ब्राउन, नोट याद कर लेना, डॉक्टर ब्राउन महोदय के अनुसार व्याख्यान के 5 भेद ही माने गए हैं। अगर आपके डायरेक्ट पूछा जाए व्याख्यान के कितने भेद हैं, तो 6 भेद है। लेकिन आपसे कहा जाए कि डॉक्टर ब्राउन महोदय के अनुसार व्याख्यान के कितने भेद होते हैं, तो फिर 5 ही भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, शास्त्रीय व्याख्यान, दूसरा है अनुक्रमिक व्याख्यान, तीसरा है समवाय। शास्त्रीय व्याख्यान पहला, दूसरा है अनुक्रमिक व्याख्यान, और तीसरा है समस्या केंद्रित व्याख्यान, चौथा है तुलनात्मक व्याख्यान, और पांचवा है शोध व्याख्यान। तो याद हो जाएगा ये। अगर डायरेक्ट पूछा जाए कि व्याख्यान के जो है कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं। मैंने आपको 6 के 6 भेद बता दिए, नाम याद रखने। लेकिन अगर आपसे कहा जाए डॉक्टर ब्राउन महोदय के अनुसार व्याख्यान के कितने भेद होते हैं, तो 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, शास्त्रीय व्याख्यान, अनुक्रमिक व्याख्यान, समस्या केंद्रित व्याख्यान, और फिर तुलनात्मक व्याख्यान, और फिर शोध व्याख्यान। ये याद करना है डॉक्टर ब्राउन महोदय के अनुसार। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे बहुत सारी चीजें जो इंपोर्टेंट है,
वो भी देख लेते हैं। अब व्याख्यान विधि के गुण और लाभ क्या क्या है, ये भी जरूरी है ना यार। जो व्याख्यान विधि बहुत इंपॉर्टेंट चल रही है यार, इसके गुण और लाभ कौन कौन से होते हैं वो भी आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। व्याख्यान विधि के गुण और लाभ क्या क्या होते हैं वो भी हमें देखने हैं। देखो व्याख्यान विधि के गुण और लाभ क्या क्या है। सबसे पहला गुण पढ़ रहे हैं हम लोग व्याख्यान विधि के, कौन कौन से गुण हैं, गुण कहो या लाभ कहो बात एक ही। तो व्याख्यान विधि के जो गुण हैं और लाभ हैं वो कौन कौन से हैं, इस बात पर आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक, चलिए देखिए। पहला गुण है ये विधि शिक्षक के लिए सुविधाजनक है। बिल्कुल, ये विधि जो है शिक्षक के लिए तो सुविधाजनक है ही सही, क्योंकि एक साथ ही वो कितने भी बच्चों को पढ़ा सकता है और एक साथ ही बहुत सारे सिलेबस को पूरा कर सकता है कम समय में। तो शिक्षक के लिए तो है, शिक्षक केंद्रित विधि है, छात्र केंद्रित विधि तो है नहीं। छात्र तो एक निष्क्रिय श्रोता के रूप में बैठे रहते हैं इस विधि में, ये तो बिल्कुल सही बात है। तो ये तो भाई इसमें तो दो राय बिल्कुल भी नहीं है। तो व्याख्यान विधि के हम लोग गुण पढ़ रहे हैं, ये आपको पता भी होना चाहिए। ठीक है, कक्षा में आते ही व्याख्यान देने लगता है और व्याख्यान पूरा कर कक्षा से वो चला भी जाता है। दूसरा गुण क्या है व्याख्या विधि का, इस विधि से पाठ्य पुस्तक सरलता से एवं समय पर पूर्ण हो जाता है। ये तो है इसे भैया, इस विधि से पाठ्य पुस्तक सरलता से पूर्ण हो जाता है, समय पर पूर्ण हो जाता है। इस विधि से अधिक छात्रों को एक साथ अध्ययन करवाया जाता है। इस विधि से हम छात्रों को एक साथ अध्ययन भी करवा सकते हैं। चौथा नंबर क्या है, इस विधि से समय श्रम और धन की बचत भी होती है। ये सबसे बढ़िया बात है यार, इस विधि से समय की बचत है, धन की बचत है और जो है श्रम मेहनत करने की बचत है। भाई एक क्लास में 100 बच्चे बैठ रहे हैं तो उसको 3 क्लास उसको करनी पड़ती है, अगर कम बच्चे करता तो एक साथ उसने सारा पढ़ा दिया। तो समय की, धन की और सबकी बचत, श्रम की, सबकी बचत यहां पर उसकी हो गई। पांचवें नंबर पर देखो, पांचवा नंबर है तथ्यात्मक ज्ञान एवं ऐतिहासिक विवेचना हेतु जीवनी आत्मकथा हेतु ये सर्वोत्तम विधि है। तार्किक क्रम सरलता से स्थापित हो जाता है, हम लोग तर्क वितर्क यहां कर सकते हैं। अब व्याख्यान विधि के दोष क्या है, इसकी कमियां क्या है। अब तक तो हमने क्या पढ़ा, व्याख्यान विधि के हमने लाभ पढ़े, गुण पढ़े, अब इसके दोष और कमियां पढ़ेंगे इसकी। इसमें कुछ कमियां भी तो होगी ना, अरे इंसान में जब कुछ गुण है तो दोष भी होते ही है ना। तो सबसे पहला गुण यानी कि दोष क्या है, इस विधि का प्रयोग केवल उच्च कक्षाओं के लिए ही किया जा सकता है। छोटी कक्षाओं के लिए इस विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि छोटी कक्षाओं में तो बच्चे इसमें निरस हो जाएंगे, उनको समझ में नहीं आएगा क्या बोल रहे हैं सर। तो याद रखना ये जो विधि है उच्च कक्षाओं के लिए ही, उच्च कक्षाओं के लिए ही बेस्ट है। अगली बात फिर यहां पर करी गई है, यह विधि कमजोर छात्रों के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि जो कमजोर छात्र है जिनको थोड़ा लेट समझ में आता है तो यह विधि उनके लिए उपयुक्त नहीं मानी गई। फिर आगे बात करेंगे तीसरे नंबर पर, इस विधि से कक्षा के वातावरण में सजीवता भी नहीं रहती है, निष्क्रिय हो जाते हैं सारे छात्र, चुपचाप बैठे रहते हैं, ऊँगते रहते हैं, ये वाली बात है। यह विधि चौथे नंबर पर अमनोवैज्ञानिक विधि है। जब विधि में फायदा ही नहीं है तो अमनोवैज्ञानिक विधि होती है। जहां पर भी छात्र निष्क्रिय वाली बात आ जाती है ना, वो अमनोवैज्ञानिक विधि होती है। पांचवा है, ये केवल स्मृति केंद्रित है। छठा है, करके सीखने के सिद्धांत की अवहेलना करती है। यहाँ करके सीखने का सिद्धांत तो कुछ भी नहीं हो, तो चुपचाप बैठा हुआ है, कहां प्रैक्टिकल कर रहा है। तो करके सीखने के सिद्धांत की अवहेलना करती है। और ये प्रभुत्ववादी विधि है। प्रभुत्व का मतलब होता है जहां पर भी अध्यापक या शिक्षक केंद्रित बात आ जाती है वो प्रभुत्व कहलाती है। प्रभुत्व का मतलब क्या होता है, शिक्षक केंद्रित काम। ठीक है, तो प्रभुत्ववादी विधि है क्योंकि यहां छात्र नहीं शिक्षक ही केंद्रित होता है। स्वाध्याय की प्रवृत्ति को कम कर देती है, यहां पर यह स्वाध्ययन करने की प्रवृत्ति भी कम हो जाती है। तो इस विधि के ये दोष हैं। तो गुण और दोष भी मैंने आपको बता दिए, आप बार बार पढ़िए इनको, बार बार पढ़ोगे तो याद रह जाएंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब आगे है कुछ चीजें और बच गई है इसमें, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। देखो लास्ट विधि है व्याकरण शिक्षण की। व्याकरण शिक्षण हमारा खत्म हो जाएगा आज और ये लास्ट विधि है। तो लास्ट विधि कौन सी है, 12 नंबर पर अनौपचारिक या सैनिक विधि। बहुत इंपॉर्टेंट विधि है अनौपचारिक या सैनिक विधि। अनौपचारिक भी कह सकते हैं इसको, सैनिक विधि भी कह सकते हैं इसको। तो सबसे पहला पॉइंट क्या आता है, यह विधि भाषा या व्याकरण शिक्षण के अव्याकृत सिद्धांत के आधार पर कार्य करती है। यह विधि भाषा या अव्याकृत सिद्धांत पर कार्य कर सकती है। कैसे, क्योंकि यह कहती है कि अलग से व्याकरण पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। सैनिक विधि या फिर
सैनिक विधि कहे या अनौपचारिक कहें, बात एक ही है। तो ये विधि कौन से सिद्धांत पर कार्य करती है? अव्याकृत सिद्धांत पर कार्य करती है। कहने का मतलब यह है व्याकरण को अलग से पढ़ाने की जरूरत नहीं है। इस विधि के अंतर्गत विद्यालय कक्षा कक्ष में व्याकरण का ज्ञान नहीं दिया जाता, अलग से व्याकरण का ज्ञान नहीं दिया जाता। सैनिक विधि ऐसा कहती है। फिर कहती है बालक जिस भाषा को सीखना चाहता है उसे उस भाषा भाषी लोगों के बीच में ले जाकर के छोड़ दिया जाता है। बालक, अगला है बालक इन लोगों के मुख से बोली जाने वाले शब्दों को, वाक्यों को सुन सुन करके ही भाषा का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। इस विधि के प्रयोग से बालकों को भाषा का व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इन्होंने कहा कि इस विधि के प्रयोग से बालक को क्या किया जाता है? इस विधि का मतलब यह है कि बालक को हम लोग क्या करते हैं, जो भी बोलने वाले लोग होते हैं, भाषा भाषी वाले लोग होते हैं, उनके बीच में छोड़ दिया जाता है और वो इस विधि को सीख जाते हैं। यहां पर व्याकरण का ज्ञान अलग से देने की जरूरत नहीं है। तो इस विधि के प्रयोग से बालकों को भाषा का व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त हो जाता है। यह विधि ऐसा कहती है कि व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त इस विधि से हो जाता है। आगे देखिए, फिर आगे है शिक्षा के क्षेत्र में इस विधि का सर्वप्रथम प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका के 4 शिक्षाविदों यानी कि ब्लूमफील्ड, पेंज, बॉन्ज और सफीर। याद रखना, इस विधि का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में, इस विधि का प्रयोग सबसे पहले जो है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका के 4 शिक्षा विद्वान थे, ब्लूमफील्ड थे, पेंज थे, बोज थे और सफीर के द्वारा वहां के सैनिकों को अन्य देशों की भाषा सीखने के लिए किया गया था, जिसके कारण ही इस विधि को सैनिक विधि भी कहा जाता है। इस कारण इसको सैनिक विधि कहते हैं। आगे बात है वास्तविकता में यह विधि व्याकरण शिक्षण की अपेक्षा भाषाई कौशलों के शिक्षण या विकास के लिए अधिक उपयुक्त मानी गई है। व्याकरण शिक्षण की अपेक्षा यह विधि क्या है? भाषाई कौशलों के शिक्षण या विकास के लिए अधिक उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, याद हो जाएगा यहां तक। आगे देखो, अब फिर आगे है इस विधि को संगठनात्मक विधि, यह बात भी याद रखना भैया, जो सैनिक विधि है ना, इस विधि को संगठनात्मक विधि या श्रव्य भाष्य विधि या भाषा वैज्ञानिक विधि भी कहा जाता है। ठीक है, याद हो जाना चाहिए। सैनिक विधि को हम लोग संगठनात्मक विधि, सर्वे भाष्य विधि, सुनकर के बोलना सीखना, ये इस तरह से, तो सर्वे भाष्य विधि या भाषा वैज्ञानिक विधि भी इसको कहा जाता है। और इसके बाद में लास्ट में है प्रत्यक्ष विधि के दोषों का निवारण। बहुत कुछ इस विधि में हमें देखने को मिलता है। तो जो प्रत्यक्ष विधि है उसके दोष उनको जो थे वो सारा निवारण हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो इस तरह से ये थी अनौपचारिक या सैनिक विधि। तो यहाँ से हमारा जो सिलेबस है में जो व्याकरण शिक्षण का टॉपिक था, हमारी शिक्षण विधियों में व्याकरण शिक्षण हमारा समाप्त होता है। इसके बाद में हम लोग सेकंड नंबर पर पढ़ेंगे गद्य शिक्षण की विधियां। गद्य शिक्षण को समझेंगे और गद्य शिक्षण में जितनी भी विधियां हैं उनको हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं। तो अगली क्लास जो होगी वो गद्य शिक्षण के ऊपर होगी, गद्य शिक्षण की शिक्षण विधियों के ऊपर होगी साथियों। ठीक है, तो ठीक है, मेरे हिसाब से व्याकरण शिक्षण में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। सारे लेक्चर व्याकरण शिक्षण हमने 5 लेक्चर में खत्म कर दिया है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।